अनदर रेयर ही है, वैसे हमारे पास इतने केसेस हमने देखे भी नहीं है, वेरी फ्यू, कॉन्जॉइंट ट्विंस, इनके बारे में बताएं। कॉन्जॉइंट ट्विंस बेसिकली क्या है कि जो ट्विंस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको कहेंगे। अब बाहर से तो वो दिख रहे हैं जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि अंदर से ऑर्गन्स कितने जुड़े हुए हैं। तो क्या ये हम प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब अल्ट्रासाउंड्स होते हैं तब भी इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर टाइमली आइडेंटिफाई, दैट मींस बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कर सकें, तो हम उनको टर्मिनेशन के लिए भी कह सकते हैं, बिकॉज आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस के चांस होते हैं। बट अगर टाइमली नहीं डिटेक्ट हुआ, किसी भी कारण से डिलीवरी हो जाती है, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि अंदर के ऑर्गन्स उनके कितने शेयर्ड हैं। आप सोचें अगर हार्ट या ब्रेन शेयर्ड है फिर तो बहुत बुरा हाल है, बिकॉज फिर हम सर्जरी भी करेंगे तो बहुत बचने के चांस कम है। बट अगर ऊपर ऊपर से स्किन है, कुछ बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, बट जो वाइटल ऑर्गन्स है वो सेपरेट हैं, तो वहां पे फिर इनके बचने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो पर उनकी जो लाइफ रहेगी वो तो काफी डिफिकल्ट रहेगी। नहीं, सपोज आप सोचें कि स्किन और कुछ मसल्स या बोन्स जुड़ी हुई हैं और उनको हम सेपरेट कर दें, अंदर के ऑर्गन सब सही हैं, तो फिर तो ठीक रहेगा। पर अगर साइडवेज जुड़े हुए हैं, उनको अलग तो करेंगे, ऑपरेशन से अलग कर देंगे ना बच्चों को, तो अलग कर देंगे, वो दोनों इंडिविजुअल हो गए अब। और अगर उनके अंदर के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाएं इलाज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेस रेट ये भाई सब डिपेंड करेगा कि अंदर के ऑर्गन्स कितने जुड़े हुए हैं। बाहर के ऑर्गन्स हैं सिर्फ जुड़े हुए तो सक्सेस हाई है, अंदर के जुड़े हुए हैं तो सक्सेस लो है। बट रेयर कंडीशन है, इसको कहा जाता है 1 in 1 lakh 2 lakh डिलीवरीज में। वी रिसेंटली सीन अ केस अमृतसर में, अमृतसर में हुआ एक अभी रिसेंट, मध्य प्रदेश का भी मैं देख रहा था जी। और उसका आज ही अखबार में आया हुआ है, न्यूज़पेपर में, कि वो पुअर पेशेंट हैं, वो उनको छोड़ के चले गए। और जनरली ये देखा जाता है कि दे आर ऑर्फन्ड, मतलब उनको छोड़ जाते हैं पेरेंट्स। वही है कि प्रॉब्ली वो उन पेरेंट्स में हो रहे हैं जिनकी चेकअप्स रेगुलर नहीं हुए, बिकॉज अगर वो अच्छे फैमिलीज और एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे तो उनके अल्ट्रासाउंड्स पहले ही हो रहे होंगे, तो पहले ही प्रेगनेंसी के टाइम उनका डायग्नोज हो जाएगा और वो स्टेज नहीं आएगी। तो मतलब बाय 5th मंथ एडवाइस की जा सकती है 20 वीक्स, लेटेस्ट 20 वीक्स इसको हम लोग उसके बाद इट गेट्स डेंजरस। उसके बाद उसके बाद अगर हम मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी करें तो वो मदर के लिए रिस्की हो जाता है। ओके, तो लीगली भी 20 वीक्स से ऊपर अलाउड नहीं है मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी। उससे मेरे को ख्याल है कि बॉलीवुड में हम बहुत सुनते हैं, ये सीन इनैक्ट होता है कि हम या माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को। ऐसी सिचुएशन क्या रियल लाइफ में आती? ऐसी कई बार आती है, स्पेशली वो आती है अगर मदर को ब्लीडिंग हो रही हो। ओके, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कई बार अनएक्सपेक्टेड बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, और उस ब्लीडिंग में नेचुरली मदर का भी रिस्क होता है और बच्चे का भी रिस्क होता है। बट अगर हम इमीडिएटली सिजेरियन डिलीवरी करें, हमें करनी पड़ सकती है कि ब्लीडिंग को रोकना है, तो हो सकता है वो बच्चे के लिए अच्छा ना हो। ओके, ठीक है, बट हमेशा मदर को ज्यादा प्रेफरेंस देनी होती है, बिकॉज अगर वो ठीक रहेंगी तो बाई चांस ये बेबी ना हुआ ठीक, अगली बार हो जाएगा, तो मदर को प्रेफरेंस दी जाती है उसमें। But that must be a really hard decision to take. It is always a hard decision. We discuss it with the husband and the family, but we have sometimes very short time to act, so they have to make a quick decision. डॉक्टर नीरज, डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए, जो नॉर्मेलिटी हम टेस्ट करना चाहते हैं फीटस में प्रेग्नेंट वुमेन के साथ, वो कब कब करने एडवाइजेबल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इतने एडवांस अल्ट्रासाउंड वगैरह आ गए हैं कि इसकी इफेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है जी। तो जो पहला अल्ट्रासाउंड, इसमें 2 तरीके हैं, एक अल्ट्रासाउंड से टेस्ट किए जाते हैं और एक कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। एंड अल्ट्रासाउंड पहला जो है 11 to 13 वीक्स के करीब किया जाता है, और उस समय एक ब्लड टेस्ट भी किया जाता है स्पेशली आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसको डाउन सिंड्रोम डिजीज कहते हैं या मंगोलिज्म कहते हैं। सभी प्रेग्नेंट वीमेन में ये एडवाइस किया जाता है कि ये टेस्ट होना चाहिए, और अगर इससे इंडिकेशन मिले तो इसके फिर फर्दर टेस्ट होते हैं कंफर्म करने के लिए। तो ये जरूरी है कि वो 11 से 13 हफ्ते के बीच में, दैट इज अर्लीस्ट, बिकॉज अगर यहाँ पे हमें पता लग जाता है वो डिजीज है और फिर हमें टर्मिनेट करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी, तो फिर हम टाइमली कर रहे हैं। जहाँ पे 13-14 वीक्स के बाद टर्मिनेशन करनी पड़े प्रेगनेंसी की, अगर बाद में डिटेक्ट होता है तो मदर को रिस्क के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो ये एक मैंडेटरी टेस्ट है, मतलब कंपल्सरी हर जगह में करना चाहिए, करना चाहिए। बहुत बाकी तो हमारी सोसाइटी को, हाँ जी, अर्बन एरियाज की बात करें तो मतलब यहाँ पे अवेयरनेस भी है और एजुकेटेड लोग हैं, पर रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो वही है, वहाँ की फैसिलिटी की बात है। बट आई कैन टेल यू कि करना क्या चाहिए। अब हो रहा है नहीं हो रहा वो आपको पता है, इंडिया इज सच अ डिफरेंट सिचुएशंस एवरीवेयर,
एंड सेकंड फिर होता है इनका अल्ट्रासाउंड एक 18 to 20 वीक्स पे, ओके जिसमें अगेन बच्चे की सारी बॉडी पार्ट्स को जज किया जाता है। उसमें अलग अलग डिजीजेस की अलग अलग सेंसिटिविटी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप हर बीमारी को पक्का पकड़ सकते हैं जी, सबकी सेंसिटिविटी है। किसी के हार्ट डिजीज है अगर तो 20-25% ही चांस है पकड़ने के लिए। ब्रेन की डिजीज है जो बड़ी बड़ी सी, उनको 90% चांस है पकड़ने के लिए। तो अगर वो बीमारी पकड़ी जाती है तो फिर बीमारी के हिसाब से हम पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि क्या आगे का प्रिकॉशंस हैं और क्या वो वायबल प्रेगनेंसी रखनी चाहिए हमें या वहां पे टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट होता है तो इज इट सेफ कि जो नेक्स्ट उनकी प्रेगनेंसी होगी उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी? नहीं, वो इसीलिए हमें टेस्ट तो करना ही है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी, चाहे वो तो प्रीवियस हाई प्रोन या हाई रिस्क हो जाता है। जहाँ पे एक बार डाउन्स हुआ हो वहां पे सेकंड बेबी में भी हायर चांस होता है, और इसीलिए उनमें तो जरूर ही करना है वो टेस्ट 11 to 13 वीक्स वाला, बट आजकल सभी में करना एडवाइजेबल है। और कितने केसेस आते हैं आपके सामने ऐसे? डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस सोसाइटी में माना जाता है अबाउट 1 in 700 to 800 प्रेगनेंसीज, तो काफी हाई है। तो बिकॉज अगर बच्चा डिलीवर हो जाए और अनरिकॉग्नाइज्ड हो तो आगे तो फिर पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए डिफिकल्ट लाइफ आ जाती है। तो डाउन सिंड्रोम के बेबी के लिए कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं? तो कोई डेफिनेट नहीं, ये ऑफ कोर्स माना जाता है कि अगर मदर की एज ज्यादा है 35 ईयर्स से ऊपर तो चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम ज्यादा हो जाते हैं। ओके, एनीथिंग टू डू विद ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, बट अगेन सब में क्यों करते हैं, क्यों सिर्फ 35 से ऊपर में नहीं? बिकॉज जो ज्यादा नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं वो लेस देन 35 की होती है, ठीक है ना। 35 से ऊपर की नंबर ऑफ डिलीवरीज कम है, इसलिए जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे डिलीवर होते हैं वो लेस देन 35 में भी अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो उतने ही हैं जितने 35 से ऊपर, बिकॉज नंबर ऑफ डिलीवरीज ज्यादा होती है। तो हम जो कंफर्म करना चाह रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम है बेबी के नहीं, उसके और टेस्ट क्या होते हैं? उसके बाद अगर हमें जो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें सस्पिशन मिले तो फिर एक डेफिनेट टेस्ट होता है जिसमें आप जो प्लेसेंटा होता है, मतलब ये एक इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें आप एक नीडल डाल के जो बच्चे के आसपास पानी है या उसका टिश्यू है उसका एक सैंपल लेते हैं, उसको फिर स्पेशल जेनेटिक टेस्ट, लैब टेस्ट होती है वो करते हैं और उससे वो कंफर्म हो जाता है। और वो चंडीगढ़ में अवेलेबल है? वो चंडीगढ़ में इतना अभी अवेलेबल नहीं, तो दिल्ली में हमें सैंपल भेजना पड़ता है, गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे करते हैं। तो अगर आई वुड से अनफॉर्चुनेटली अगर डाउन सिंड्रोम का बेबी पैदा हो गया है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या रहते हैं? सर्वाइवल रेट पे कुछ होता है इफेक्ट? नहीं, डाउन सिंड्रोम एक इमीडिएट रिस्क की डिजीज नहीं है। ओके, क्योंकि ये इस पे ब्रेन पे असर है, कुछ हार्ट पे भी असर हो सकता है इसमें, बट इमीडिएट प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है ये। ओके, बट लॉन्ग टर्म के लिए है। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अबाउट 40 to 50 इयर्स है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बिकॉज इमीडिएटली ये कोई नुकसान नहीं करेगी। इनकी इंटेलिजेंस कम रहती है, हम IQ जो कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इनका 40 to 80 के बीच में होता है। 80 से 120 नॉर्मल माना जाता है, तो इसके अंदर कुछ बॉर्डर लाइन नॉर्मल भी होते हैं बट कुछ कम भी होते हैं। तो उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से उनकी लाइफ लीड करनी होती है। कुछ डिपेंडेंट रहते हैं लाइफ लॉन्ग, कुछ इंडिपेंडेंट बट हेल्प चाहिए होती है। फिर इनमें जो सपोर्ट चाहिए होती है आगे के लिए भी, अपनी लाइफ आगे एडल्ट में लीड कर पाएंगे ठीक से, इंडिपेंडेंट या नहीं, वो उनकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा। इनमें हार्ट डिजीज के चांस ज्यादा होते हैं, तो हम लोग इनको मॉनिटर करते रहते हैं। हर बच्चे का डाउन सिंड्रोम का एको टेस्ट होता है टू डिटेक्ट कि हार्ट डिजीज है या नहीं। तो पीरियोडिकली होता रहता है? हाँ बिल्कुल। तो हार्ट डिजीज एक बार अगर डायग्नोज है कि नहीं है, बाद में नहीं आएगी। तो एको हमें पीरियोडिकली नहीं करना अनलेस एक बार है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए फिर तो मॉनिटर करना पड़ता है। इनमें थायराइड कम, जो हाइपोथायराइडिज्म बात कर रहे थे, उसके भी चांस इनमें ज्यादा होते हैं डाउन सिंड्रोम बेबीज में, तो उनकी भी मॉनिटरिंग थायराइड फंक्शन के लिए चलती रहती है। प्रेग्नेंट लेडी ट्विंस या ट्रिपलेट्स एक्सपेक्ट कर रही है, उनके कोई सिमिलर इश्यूज रहते हैं या कुछ फर्क होता है उनमें? थोड़ा सा चांस ट्विंस जहाँ मल्टीपल प्रेगनेंसी है वहां पे बर्थ डिफेक्ट्स के थोड़े चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद तो जब डिलीवरी होती है फिर हम दोनों जो 2 या 3 बच्चे हैं उनको फिर इंडिविजुअली देखते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम है और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीट करते हैं। ऑफ कोर्स मदर और फैमिली के बड़ा चैलेंज होता है कि डिलीवरी के बाद जब 2 और 3 बेबीज को उन्होंने संभालना है तो एक चैलेंज रहता है। तो बेसिकली मॉनिटरिंग करनी है, चांसेस हैं कि उनमें बर्थ डिफेक्ट्स और अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली डिलीवरी के चांसेस इनमें ज्यादा होते हैं।
तो क्या नॉर्मल डिलीवरी होती है ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स की, कि इट हैज टू बी अ सिजेरियन? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है सिजेरियन। ठीक है, हम ये देखते हैं कि उनका वेट कितना है, उनकी पोजीशन क्या है बेबीज की, और अगर ऑब्स्टिशियंस को लगे कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई की जाती है। एंड ऑफ कोर्स अगर सिजेरियन की जरूरत पड़े तो प्रीमेच्योर बेबीज जब होते हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस प्रीमेच्योर लो बर्थ वेट बेबीज में चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। आप ये लें कि जो अगर हम डेथ्स की बात करें, न्यूबॉर्न बेबी, नियोनेटल डेथ्स जिसको कहते हैं, 80% डेथ्स जो हैं वो लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योर बेबीज में होती हैं। वो इसीलिए बिकॉज उनके बॉडी पार्ट्स पूरे बने नहीं होते, उनके अंदर स्टोर नहीं होता जो खुराक का होता है, उनमें शुगर जल्दी कम हो सकती है। फिर कितना प्रीमेच्योर है उसके हिसाब से बॉडी पार्ट्स नहीं बने, उनके कॉम्प्लिकेशंस, टेम्परेचर मेंटेनेंस, जॉन्डिस के चांस ज्यादा, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स, इसी वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांस। कितना प्रीमेच्योर बेबी हमने सेव किया है? How early yes, that we are proud of actually, because we have saved a baby who was just 23 weeks of gestation. 23 weeks so that's like 5 आप ले लें कि 5.5 months, 6 भी पूरे नहीं हुए। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 23 वीक्स ही वाइबिलिटी का कट ऑफ माना जाता है। इसका मतलब 23 वीक से अगर कम है न्यूबॉर्न बेबी, उसको कहते हैं कि बचाने की कोशिश ही ना करें, बिकॉज वो वायबल नहीं है। तो 23 वीक्स ही कट ऑफ है। और लास्ट ईयर 23 वीक से एक बेबी हमारे हॉस्पिटल चैतन्या में सेव हुआ था। ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया था, बिकॉज स्टे उनका काफी लंबा था, अराउंड 3 महीने का था। एंड वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वो लास्ट मंथ आई भी थी चेकअप करने, तो उसमें जो मेंटल डेवलपमेंट के इश्यूज वगैरह हैं वो बहुत अच्छी तरह से बच्चा डेवलप कर रहा है। So the baby is very much normal? Very much normal, yeah. That's really so that nice. is really good. और उस बेबी का वेट क्या था? वेट उस समय था 600 ग्राम से करीब था उसका। 600 ग्राम is really low. वेरी लो। एक्चुअली 500 से कम को अगेन वाइबल नहीं मानते, तो इनका 600 ग्राम, so 23 weeks gestation. So by 23 weeks या 22nd week the baby is fully grown? Not grown, मतलब बॉडी पार्ट्स उसके बने हुए हैं। बॉडी पार्ट्स नहीं, अगर ग्रोन मतलब पार्ट्स हैं बट वो मैच्योर नहीं है, वो फंक्शनिंग नहीं कर सकते। लंग्स हैं बट वो सांस नहीं ले सकते, तो हमें फिर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, वेंटिलेशन देनी पड़ती है। स्टमक है बट अभी खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो पार्ट्स हैं बट वो भी फंक्शन नहीं ठीक कर रहे। तो हमें काफी टाइम के लिए उनको जो मदर के अंदर एनवायरनमेंट होता है जैसे वैसे हमें बाहर देना पड़ता है। तो स्पेशल मशीन्स होती है, इंक्यूबेटर्स कहते हैं, ब्रीदिंग के लिए वेंटिलेटर मशीन्स होती है, न्यूट्रिशन देना पड़ता है। इन्फेक्शन इनका बहुत ज्यादा चांस होता है होने का, उसको प्रिवेंट और ट्रीट करना पड़ता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। इस बेबी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई, कितनी बार लगा कि अब तो बचेगा नहीं, बट बिकॉज पेरेंट्स हमारे साथ थे, दे हैड फुल फेथ इन अस, सो वी कुड डू all the things possible without going for that legal angle, and end result was that parents were lucky that it was congratulations safe. for that. Thank you so much. Thank you. And Dr. Neeraj, you took out time for us. Thank you so much for coming in the studio. It's a pleasure and thanks for inviting me here. आज हमने जाना कि कैसे प्रेगनेंसी में रूटीन चेकअप्स करवाकर सेफ डिलीवरी की जा सकती है। साथ ही हमने वो बातें भी जानी जिनकी जानकारी एक गर्भवती महिला के लिए जरूरी है। अगर आपकी भी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com, और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। फिलहाल हेल्थलाइन में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे हेल्दी।